नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर प्रयागराज से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया और संगम नगरी को करोड़ों की सौगात दी। तो वहीं जनता को प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया, जहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जब संचार के आधुनिक माध्यम नहीं थे तब कुंभ जैसे आयोजनों ने बड़े सामाजिक परिवर्तनों का आधार तय किया था। कुंभ में संत और ज्ञानी लोग मिलकर समाज के सुख दुख की चर्चा करते थे, वर्तमान और भविष्य पर चिंतन करते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी कुंभ जैसे बड़े आयोजनों का महात्म्य वैसा ही है। ऐसे आयोजनों से देश के कोने कोने में समाज, देश में सकारात्मक संदेश जाता है, राष्ट्र चिंतन की धारा निरंतर प्रवाहित होती है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्म्य है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। महाकुंभ में पधार रहे सभी साधु संतों को भी नमन करता हूं। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे कर्मचारियों का, श्रमिकों और सफाई कर्मियों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। विश्व का इतना बड़ा आयोजन हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। संचार के आधुनिक माध्यम नहीं थे, तब कुंभ जैसे आयोजनों ने बड़े सामाजिक परिवर्तनों का आधार तैयार किया था। कुंभ में संत और ज्ञानी लोग मिलकर समाज के सुख दुख की चर्चा करते थे, वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतन करते थे। आज भी कुंभ जैसे बड़े आयोजनों का महात्म्य वैसा ही है।
ऐसे आयोजनों से देश के कोने कोने में समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। राष्ट्र चिंतन की ये धारा निरंतर प्रवाहित होती है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2025 के प्रयागराज महाकुंभ के शुभारंभ के मद्देनजर प्रधानमंत्री का आगमन सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए बेहद जरूरी है। सीएम योगी ने कहा कि आज यहां हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा, मार्गदर्शन और आदर्शों पर सैकड़ों वर्षों के बाद 2019 के प्रयागराज कुंभ में पहली बार श्रद्धालुओं को अक्षय वट के दर्शन हुए। इस बार अक्षय वट कॉरिडोर का लोकार्पण होने जा रहा है। बड़े हनुमान जी मंदिर कॉरिडोर का भी लोकार्पण होने जा रहा है। जी का आगमन आज मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में पूजा अनुष्ठान के उपरांत 2025 के महाकुंभ प्रयागराज के शुभारंभ की दृष्टि से संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों, देश और दुनिया के अंदर भारत के प्रति अनुराग रखने वाले सभी श्रद्धालु जनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात लेकर के उनका लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है, जिसमें पहली बार 2019 के प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके आदेश पर सैकड़ों वर्षों के बाद श्रद्धालु जनों को अक्षय वट के दर्शन हुए थे। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में अक्षय वट कॉरिडोर का भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। बड़े हनुमान जी, जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, बड़े हनुमान जी मंदिर का भी कॉरिडोर का लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। सरस्वती कूप, जिस त्रिवेणी में अदृश्य रूप में मां सरस्वती वास करती है, पहली बार श्रद्धालु जनों को 2019 में सरस्वती कूप के भी दर्शन हुए थे और वह भव्य रूप आज यहां पर सरस्वती कूप कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ होगा। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में एनडीए की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने संविधान पर चर्चा की। लोकसभा में संविधान पर चर्चा 2 दिन तक चलेगी। संविधान पर चर्चा शुरू करते ही राजनाथ सिंह ने कहा कि हम भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। उन्होंने संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस सदन और देश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई दी। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि वाद विवाद की हमारी पुरानी संस्कृति रही है। हमारा स्वतंत्रता संग्राम विश्व में एक अनोखा संग्राम था। ये एक अनोखी लड़ाई थी जो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी। लेकिन भारतीय संविधान तमाम ऑनस्लॉट्स और चैलेंजेस के बावजूद बिना अपनी मूल भावना को खोए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निरंतर निभा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि इसकी बड़ी वजह है भारतीय समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, न्यायविधि और संविधान के प्रति आदर और सम्मान का भाव। और आज जब हम संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मैं इस अवसर पर संविधान की भावना की रक्षा सुनिश्चित करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की भी मैं सराहना करना चाहता हूं। संविधान के कस्टोडियन और इंटरप्रेटर के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को सहज रूप से हम सब स्वीकार करते हैं। अध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय, आज संविधान की रक्षा करने की बात की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आज संविधान की रक्षा करने की बात की जा रही है। यह हम सभी का कर्तव्य है। और अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है
कि किसने संविधान का सम्मान किया है और किसने संविधान का अपमान किया है। के साथ साथ ये भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में ये सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। कर्ज में डूबी बड़ी आबादी महाजन के दबाव में अपनी इच्छा के खिलाफ वोट देने को विवश हो जाती है। चुनाव में सत्ताधारी दलों द्वारा पैसे की भरमार के चलते कोई सामान्य कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ पा रहा है। बड़े पैमाने पर धनवान चुनकर आ जाते हैं। पैसे के बल पर जब तक आर्थिक विषमता समाप्त नहीं होती, लोगों को राजनीतिक न्याय मिल नहीं सकेगा। प्रस्तावों में आगे जो लक्ष्य है, विचार, व्यक्ति, विश्वास, पंथ और उपासना की स्वतंत्रता, अन्याय के खिलाफ विचार व्यक्त करने पर जेल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है देशद्रोह। अगर भाजपा के मत के नहीं हैं, दूसरे धर्म के हैं तो प्रताड़ना के हकदार हैं। और अब तो उपासना करने पर भी दिक्कत है, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का, कम से कम वो फैसला आया है जहां कुछ दिनों के लिए ये पाबंदी लगाई गई है। तो संसद के शीतकालीन सत्र के 14वें दिन शुक्रवार को लोकसभा में संविधान के 75 साल पूरे होने पर गर्मागर्म बहस हुई और इस विशेष अवसर पर आयोजित चर्चा में विपक्ष और सरकार के नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहां विपक्ष पर संविधान के मूल सिद्धांतों पर हमला करने के आरोप लगाए, तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इन आरोपों का करारा जवाब दिया। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। अध्यक्ष महोदय, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छिपाई गई हैं। इतिहास में जाने पर पता चलता है कि हमारे देश में इस बात पर व्यापक सहमत थी कि भारत का भविष्य किस तरह के कानून से निर्धारित हो। ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है। कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी को छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल रहा है। साल 1975 में हुए 38वें 38th संविधान संशोधन से आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने के निर्णय को नॉन जस्टिशिएबल बनाने की कोशिश की गई। इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल लाया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य उन सभी इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस को इम्यूनिटी देना था जिसके कारण श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती दी गई। देश की जनता जानती है कि इनका हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहां जाता है वो धुल जाता है। देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति आपको एक ब्लूप्रिंट लेकर आना चाहिए, एक मसौदा लेकर आना चाहिए, ऐसा मसौदा जिसमें कि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जो जातिगत जनगणना कराएंगे किस जाति को आरक्षण का कितना प्रतिशत देंगे इसका भी खुलासा होना चाहिए। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले
कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। हमारा प्रेमबली कहता है कि धर्म निरपेक्ष गणराज्य बने, राज्य की निगाह में सभी धर्म सम्मान है। हमारा सेकुलरिज्म हमें रिलीजियस इक्वलिटी का रास्ता दिखाता है। यही ना अर्थ इसका है। क्या इस पर सरकार अमल कर रही है? तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। अब इन विधेयकों को संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में ही पेश किए जाने की संभावना है। बताया तो यह भी जा रहा है कि सरकार विधेयक पर आम सहमति बनाने के लिए इसे जेपीसी में भेजने की सिफारिश कर सकती है। इधर वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को मंजूरी मिलते ही विपक्ष ने सियासत शुरू कर दी है। कई विपक्षी दलों ने एक सुर में विधेयक पर आपत्ति जताई है, तो सरकार ने देश में एक साथ एक चुनाव के फायदे बताए। ये रिपोर्ट देखिए। एक राष्ट्र एक चुनाव, इसको मंजूरी मिली तो सियासी पारा हाई हो गया। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अब सियासी रिएक्शन सामने आने लगे हैं, जिसने इस सर्दी के मौसम में सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। जहां सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे गिनाने में मशरूफ दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां एक भी मौका नहीं गंवा रही एक राष्ट्र एक चुनाव की कमियों को गिनाने में। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां की राजनीति में भी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्षी पार्टियों को टेंशन में ला दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी को एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर घेर दिया है। सपा चीफ ने शुक्रवार को कहा कि ये बीजेपी के चुनाव जीतने का जुगाड़ है। एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपना रिएक्शन दिया और लिखा कि एक देश एक चुनाव लोकतंत्र के खिलाफ एक तंत्री सोच का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो चाहता है कि एक साथ ही पूरे देश पर कब्जा कर लिया जाए। इससे चुनाव एक दिखावटी प्रक्रिया बनकर रह जाएगा, जो सरकार बारिश, पानी, त्योहार, नाहन के नाम पर चुनावों को टाल देती है, वो एक साथ चुनाव कराने का दावा कैसे कर सकती है? एक देश एक चुनाव एक छलावा है, जिसके मूल कारण में एकाधिकार की अलोकतांत्रिक मंशा काम कर रही है। ये चुनावी व्यवस्था के सामूहिक अपहरण की साजिश है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। संविधान हमने और आपने सबकी जिम्मेदारी है सुरक्षित रखना। ये संविधान ही है जो हमारा पथ प्रतख है, पथ दिखाता है, हमें रास्ता दिखाता है। यही संविधान हमें सम्मान दिलाता है, संविधान हमारी रक्षा करता है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमारे पीढ़ी परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। और अभी तक पीढ़ी परिवार और पीढ़ी के लोगों को इसने सम्मान दिया है। अब पीढ़ी के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान को बचाएं। और आप में से तमाम पत्रकार साथी हैं जो हर चीज़ को समझते हैं, दूर से देखते हैं। लोकतंत्र में और खासकर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने समय समय पे देखा है कि किस तरीके से भेदभाव हुआ है, भेदभाव का सामना किया है। यानी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर अब सियासी बवाल छिड़ गया है। इस मुद्दे पर सपा सांसद और पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने भी सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने बकायदा इसके फायदे गिनवाए। ये वन नेशन वन इलेक्शन इज ए वेरी गुड आइडिया, दैट्स व्हाट वी ऑल फील। हम सरकार हमारी है, तो इसमें क्या जो इलेक्शन बार बार होता रहता है तो पूरा देश में कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता है, जितना डेवलपमेंट हो रहा है सारा रुक जाता है, सारा काम हर जगह जो भी इलेक्शन शुरू होता है एवरीथिंग गेट स्टॉप्ड। इससे बहुत प्रॉब्लम होता है सबको, तो इसलिए इट इज़ बेटर इट इज़ टू बी इन वन, एक ही बार हो जाए, संसद में आए, पास भी हो जाए
महिलाओं का आरक्षण बिल पैसे पास हो चुका, अभी पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा, तो परिसीमन होगा, बरसें लग जाएंगी, 29 तक तो ये काम हो नहीं सकता, शायद 31 में कभी हो। बोलेंगे लोग संविधान पे क्या योगदान और न योगदान का है। संविधान ये एनालिसिस करेंगे कि संविधान में जो लिखा है उसकी मंशा के अनुकूल सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है, किस किस तरह से संविधान की मूल आत्मा जो है, प्रस्तावना और मूल अधिकार, उनको निगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ काम किया जा रहा है, ये सारी बातें हैं। तो लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का लाइव रेड मारने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मामला थाना टीला मोड़ क्षेत्र का है, जहां लोनी भोपुरा रोड पर बनी झुग्गियों में पहुंचे लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और झुग्गियों में बड़ी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेश के लोगों को रहने का आरोप लगाया। लोगों पर बड़ी संख्या में मिले फर्जी आधार कार्ड, आईडी कार्ड पश्चिम बंगाल और दिल्ली के आधार कार्ड हैं। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए, यहाँ सभी लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या बसे हुए हैं। मैं इस बात को कई बार पकड़वा चुका हूँ, उठा रहा हूँ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने देश के साथ गद्दारी करते हुए, देश के साथ धोखा करते हुए, जिस तरह से घुसपैठियों को यहाँ ला करके वोट के लिए बसाया। अब आपने देख लिया कि उनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड कहाँ का, दिल्ली का, रह रहे हैं यहाँ गाजियाबाद में। मैं लगातार अभी कमिश्नर गाजियाबाद को मैंने मीटिंग में माननीय प्रभारी मंत्री के सामने कहा, अभी तक जू नहीं रेंगी है किसी को भी। देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, बिजली विभाग सब जगह कनेक्शन है। अगर कोई व्यक्ति अपना मकान बनाता है और नियम के साथ लेना चाहता है तो उसको बिना रिश्वत दिए मिल नहीं सकता। अब ये फर्जी कार्ड देखिए, 2 कार्ड है, एक कार्ड यहाँ का बना लिया दिल्ली का, एक बंगाल का है, बांग्लादेश का है, सब फर्जी कार्ड देखिए किस तरह के कार्ड है। तो ये सारी हालात जो देश के अंदर हैं, ये दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के चारों तरफ जितने भी हमारे ऑफिस हैं, सेना मुख्यालय हो चाहे पार्लियामेंट हो, पूरा देश आज 10 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के कारण बारूद के ढेर में बैठा। दिल्ली सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। दिल्ली में लगातार वोट के लिए केजरीवाल सरकार अब बता रहे 1000 रुपये में आधार कार्ड बन रहे हैं। बिजली विभाग कहाँ सो रहा है, पुलिस क्या कर रही है? क्या पाकिस्तान में एक भी आदमी नहीं जा सकता, मारा जाएगा। हिंदुस्तान में यहाँ बहुत स्ट्रांग देश होने के बाद भी पिछले 10 साल पहले 10 करोड़ लोग बसाए गए, अब भी यदा कदा आ रहे हैं। तो इनको खदेड़ने का काम सरकार को करना चाहिए। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ पिछले 10 साल से। और ये पूरा देश के अंदर जिस तरह आसाम पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है, अब दिल्ली पुलिस कर रही है, उसी तरह से चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, चाहे हरियाणा की पुलिस हो, जो आसपास राजस्थान में जो घुसपैठिए देश भर में, आसाम में, मणिपुर में, आसाम से बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकाले गए हैं। एक अच्छा काम हुआ है। ये गाय काटने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं, यहाँ लोगों के घरों में रात में घुस जा रहे हैं। तो ये बलात्कार से लेकर के सारी घटनाएं बढ़ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। अगर कार्रवाई नहीं करती है, ये बिजली के कनेक्शन आप देखिए ना, किसी को मिलता ही नहीं है। हमें देखा दंग रह गया हमें। तो मथुरा में शुक्रवार को 40 गायों के कंकाल मिलने से बवाल हो गया। आक्रोशित गांव वाले मथुरा वृंदावन रोड पर कंकाल रखकर धरने पर बैठ गए। इससे 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और पुलिस अफसर लोगों को समझाते रह गए। जब लोग जाम हटाने को तैयार नहीं हुए तो 3 घंटे बाद लाठीचार्ज कर दिया गया। लाठीचार्ज में 4 से 5 लोग चोटिल हुए हैं। लोगों को खदेड़ने के बाद पुलिस ने गायों के अवशेष अपने कब्जे में ले लिए। पूरा मामला जैत थाना क्षेत्र का है। देखिए, पीएमबी पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने पीछे आप लोग जैसा जानते हैं कि जंगल की जमीन है, वहाँ काफी बड़ा जंगल है। वहाँ कुछ गायों के डेड गायें मिली थी। मैं भी कि वो किसी गौशाला की हूँ और इस बात की भी संभावना है कि जो निजी पालतू गायें हैं कई बार मर जाती तो वहाँ डाल देते हैं। उसको लेकर के कुछ लोगों ने अनावश्यक उस मामले को तुल देने का प्रयास किया और यहाँ पर जाम लगाया। जबकि सभी लोग जानते हैं कि मथुरा वृंदावन एक महत्वपूर्ण मार्ग है और तमाम श्रद्धालु, क्योंकि आज फ्राइडे है, कल शनिवार है, तमाम श्रद्धालु बाहर से यहाँ आते हैं, तो उनको बनाने का प्रयास किया गया। जब वो नहीं हटाने को तैयार हुए तो हल्का उनको नाक डपट करके हल्का सड़क पर डंडा फटकार करके उसको हटा दिया। देखिए, इन तथ्यों की हम जांच करा लेंगे और सभी गौशालाओं को निर्देश यही दिए गए हैं कि अगर इस तरह की कोई बात हो तो वहाँ पर गड्ढा खोद करके सम्मान के साथ गायों को अंतिम संस्कार किया जाए।
और अगर कहीं इस तरह की अनियमितता मिलेगी तो निश्चित रूप से उससे कार्रवाई समझाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन निश्चित रूप से जब से लोग नहीं माने, लगभग 4 घंटे से ऊपर समय से जाम लगाए पड़े थे और ये महत्वपूर्ण मार्ग है और तमाम बाहर के श्रद्धालु परेशान हो रहे थे, बच्चे स्कूली परेशान हो रहे थे, तो उसको देख करके कितने लोगों को हिरासत में लिया गया अभी तो देखिए हम लोग रोड को क्लियर करा रहे हैं। देखिए नगर निगम के निर्देश दिए गए कि वहाँ जितनी गायें हैं उसका सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करें और बाकी इस चीज को भी दिखवा लें कि नगर निगम की गौशाला से तो ये जानवर नहीं आया, किसी ने लाया था, तो इन चीजों को हम दिखवा रहे हैं। वहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन इस्लामिक कोचिंग सेंटर चलाने वाले एक शिक्षक के घर में एनआईए और एटीएस की टीम ने छापा मारा और घर के अंदर से बंद कर लगभग 6 घंटे तक उससे पूछताछ की। जब जांच एजेंसियां शिक्षक को लेकर घर के बाहर निकली तो समुदाय विशेष के लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनसे जो है उसको साथ छुड़ाकर ले गई। और शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर संवेदनशील इलाकों में पुलिस का जबरदस्त पहरा देखने को मिला। पुलिस ने 10 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया। वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष दुखद मौत मामले में बेंगलुरु की मराठा हल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है और इसी क्रम में एक टीम ने स्थानीय जांच में कागजी कार्रवाई को पूरा किया और निकिता सिंघानिया के घर नोटिस चस्पा किया। हालांकि निकिता सिंघानिया का परिवार पहले ही घर में ताला जोड़कर वहां से फरार हो गया है। आपको बता दें कि बेंगलुरु पुलिस जौनपुर जिला जज कोर्ट में परमिशन लेने पहुंची। अब बेंगलुरु पुलिस जौनपुर सीजीएम कोर्ट से बाहर निकली और अतुल के इस मामले में केस फाइल की जांच करके फोटोकॉपी अपने साथ ले गई। तो खबर दिन भर में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। नमस्कार।